हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो और आपकी जो पढ़ाई है बेटा वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रही हो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ बेटा। और आज की इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, जहां पे हमने लास्ट क्लास में से रोका था। बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी तक हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है और आज जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का नाम है कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। अब बेटा इस चैप्टर में अभी तक हमने जो बातें कर दी है, एक बार मैं जल्दी से सब कुछ रिकॉल करवाता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। सर, जब मैं आपसे बात करता हूं कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज की, तो लॉ में यहां पे हम बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे वो पर्सन हैं जिसे लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के कॉम्पिटेंट माना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल माना है। सर मतलब केपेबल मतलब बेटा लॉ ने स्पेसिफिकली बताया है कि कुछ पर्सन या कुछ स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं और तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। इसका मतलब वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल नहीं है, जो इस लिस्ट में नहीं आ रहे, वो सारे इनकम्पिटेंट है या इनकेपेबल है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनता। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है वही आज के हमें चैप्टर में देखना है। इस चैप्टर में यही डिस्कशन करना है। तो मैंने आपको बताया था कि लॉ ने एज पर लॉ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल सिर्फ 3 लोग हैं। सिर्फ तीन लोग। ये 3 लोगों की कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो। अगर आप इन 3 लोगों की कैटेगरी में नहीं आ रहे, मतलब ऑपोजिट हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। हो भी गए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। सर कौन से वो 3 लोग हैं? बेटा एज पर लॉ 3 लोग कंपिटेंट हैं। सबसे पहला, पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट। इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से आप एक मेजर होने चाहिए। इसका मतलब अगर माइनर हो, अरे इनकम्पिटेंट हो रहे। सेकेंड पर्सन बोल रहा है पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। मेंटली जो है वो स्टेबल होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। इसका मतलब अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन है, अरे इनकम्पिटेंट है, इनकेपेबल है, मत करना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर। और पॉइंट नंबर 3 और बेटा सबसे लास्ट पॉइंट है, पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऑपोजिट, अगर डिस्क्वालिफाइड हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल नहीं है। अरे बात समझ आती है? तो 3 लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल है, पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन, पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और कौन से 3 लोग ऐसे बन गए जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल नहीं है? पहला माइनर, सेकेंड अनसाउंड माइंड या फिर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। चलिए मेरे हिसाब से यहां रख ले। उसके बाद हम आगे गए थे और हमने ये पढ़ना है कि सर चलो आपने बता दिया ये 3 लोग इनकेपेबल है, माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लेकिन अगर हमने बाय मिस्टेक इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया या हम इनके साथ बाय मिस्टेक एग्रीमेंट में एंटर हो गए, तो सर फिर उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था बेटा, पर्सन जो है वो अगर माइनर है और आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, तो बेटा हमने ना लास्ट लेक्चर में, जिससे पहले लेक्चर था, इसमें 9 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। आज ही हमारी लास्ट क्लास होगी माइनर वाले की, और माइनर इसमें सबसे बड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। साउंड माइंड और बाकी तो बहुत सिंपल है। माइनर के साथ मैंने आपको 9 पॉइंट डिस्कस करे थे। सर पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तीसरा, सारे मिला के भाई समराइज करके बता रहा हूं जल्दी से। सबसे पहला जो माइनर होगा बेटा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं होगा। सर कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वॉइड एब इनिशियो। पॉइंट नंबर 2 बताया था बेटा, जो माइनर है वो आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी एग्रीमेंट्स को या चीजों को रेटिफाई नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 3, जो माइनर है बेटा वो पार्टनरशिप में या एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, फॉर दी बेनिफिट्स ओनली। इसके साथ साथ माइनर जो है वो अपनी माइनॉरिटी को प्लीड करके किसी भी सिचुएशन से बच सकता है। झूठ बोल देगा, अपनी एज मेजर वाली बता देगा और बाद में जो है वो कहेगा भैया मैं तो बच्चा हूं, मैं तो माइनर था, और प्लीड करके माइनॉरिटी को बच जाएगा। माइनर जो है बेटा उसमें रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता। ये पॉइंट नंबर 5 था। उसके बाद पेरेंट्स और गार्जियन जो होते हैं वो माइनर के लिए लायबल नहीं होते। अच्छा, एक केस में हो सकते हैं अगर माइनर एक्ट कर रहा है एज एन एजेंट, ये बात हमने पढ़ी थी। उसका वाइसा वर्सा भी था कि पेरेंट और गार्जियन के एक्ट के लिए माइनर लायबल नहीं होगा। ये बात समझ आती है? सर माइनर से आप कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते। सर माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं होता। ऐसे करके बेटा मैंने आपको 9 पॉइंट्स लास्ट लेक्चर में माइनर के करवा दिए थे। अब हमें गिनती के 5-6 पॉइंट बचे हैं, उनको स्टडी करना है और इसमें से केस स्टडी बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, बहुत ही ज्यादा।
क्वेश्चन में कभी ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि भैया माइनर के साथ 16 पॉइंट बताइए, ना बिल्कुल नहीं। वो एक स्पेसिफिकली केस तो एक पॉइंट से उठा के देगा, और इसमें से फेवरेट पॉइंट कौन से है वो मैं जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तब बताऊंगा, ठीक है। चलिए सर, पुरानी क्लास को रिवाइज करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपने पॉइंट नंबर 10 से। बेटा 9 पॉइंट्स हमने माइनर के पहली क्लास में डिस्कस कर लिए थे, हेडिंग वही चल रही है अभी सेम, इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद अ माइनर और पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। और अभी पॉइंट नंबर 10 में बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 10, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। अब देखो एक नया वर्ड आया, पहले इसका मतलब समझो। व्हाट इज टॉर्ट्स? टॉर्ट्स का मतलब होता है बेटा आपके कोई ऐसे एक्ट जिससे किसी थर्ड पर्सन को कोई हार्म हो रहा है या कोई इंजरी हो रही है। और जो टॉर्ट्स होते हैं बेटा वो अंडर लॉ जो है पनिशेबल होते हैं। फिर से रिपीट करो, टॉर्ट का मतलब क्या होता है? टॉर्ट का मतलब होता है वो एक्ट, वो एक्शंस जिससे किसी थर्ड पर्सन को कोई इंजरी, कोई डैमेज, कोई हार्म पहुंच रहा है, ठीक है। ऐसे एक्ट्स को बोलते हैं टॉर्ट्स। और टॉर्ट्स हमेशा एज पर लॉ पनिशेबल होते हैं, उन्हें नहीं करना, कर दिया तो पनिशमेंट मिलेगी। अब यहां पे हम ये सिचुएशन देख रहे हैं कि सर जनरली टॉर्ट्स जो है वो पनिशेबल होते हैं, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, आप लायबल होंगे। लेकिन माइनर के केस में तो हर चीज का एक्सेप्शन हो रहा था ना। माइनर तो हर चीज में सेफ चलता है, माइनर को तो भैया लॉ प्रोटेक्ट करके चलता है। तो क्या सेम क्वेश्चन टॉर्ट के केस में अगर किसी माइनर ने कोई ऐसा एक्ट करा जिससे थर्ड पार्टी को इंजरी हो गई, डैमेज हो गया, हार्म हो गया, कोई भी ऐसा एक्ट करा जो टॉर्ट की कैटेगरी में आ रहा है, तो सर उस केस में भी क्या लॉ माइनर को प्रोटेक्ट करता है? ये क्वेश्चन है। और बेटा याद रखना, माइनर को लॉ हर केस में प्रोटेक्ट करेगा, हर केस में सेफ रखेगा। लेकिन टॉर्ट के केस में जब भी टॉर्ट होगा, मतलब अदर पार्टी को इंजरी, डैमेज, हार्म हो रहा है, टॉर्ट के केस में माइनर भी लायबल होगा। पहला इकलौता एक्सेप्शन, टॉर्ट के केस में माइनर लायबल होगा, अदर किसी भी केस में माइनर लायबल नहीं है। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को जो है आपने पैसा एडवांस ले लिया, अब माइनर कह रहा है मैं नहीं दे रहा, अरे नहीं देगा भाई, लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर टॉर्ट का केस है, सामने वाले पर्सन को इंजरी हुआ है, डैमेज हुआ है, राइट, उसको भाई किसी तरह का तो कोई भी ऐसा एक्सवाइजेड केस जो टॉर्ट की कैटेगरी में आ रहा है, उस केस में लॉ माइनर को कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। यहां पे माइनर नॉर्मली लायबल होगा जैसे हर कोई व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 10 है ये कह रहा है लायबिलिटी फॉर टॉर्ट। और याद रखना बेटा, केस लॉ जब आएगा ना स्पेसिफिकली टॉर्ट मेंशन करेगा, टेंशन ना लेना। और भैया टॉर्ट अगर है तो माइनर लायबल होगा, सिर्फ टॉर्ट के केस में माइनर लायबल होगा। चलिए आगे बढ़ते भाई, कह रहे अब पहले थोड़ा टॉर्ट के बारे में बता रहे हैं। और टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है भाई, गलत चीज है। टॉर्ट मीन्स हार्मफुल एक्शन पनिशेबल, वर्ड पकड़ना, हार्मफुल एक्शन पनिशेबल अंडर दी लॉ। भाई हार्मफुल एक्शन है और लॉ में पनिशेबल है। द माइनर कैन बी हेल्ड लायबल, माइनर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द नेग्लिजेंस, कॉजिंग, कॉजिंग क्या कॉजिंग सर? सर कॉजिंग इंजरी और डैमेजेस टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। टॉर्ट के कारण कोई भी इंजरी, कोई भी डैमेज किसी पर्सन, उसकी प्रॉपर्टी का होगा, टॉर्ट की कैटेगरी का, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं टॉर्ट की कैटेगरी का, उस केस में माइनर कैन बी हेल्ड लायबल, माइनर कैन बी हेल्ड लायबल। तो ये बात समझ आती है बेटा। 9 पॉइंट्स के बाद आज की क्लास में पहला पॉइंट हमने ऐड करा। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला? अभी आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 10 क्या था भैया? टॉर्ट के केस में माइनर लायबल होता है। टॉर्ट का मतलब हार्मफुल एक्शन जो पनिशेबल अंडर द लॉ है, और इसमें थर्ड पार्टी या उसकी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी, कोई डैमेज, कोई हार्म होता है। क्या मैं क्लियर हूं? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 11 बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, हल्की सी बात कर रहा है। कह रहा है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। ओए होए होए, कौन सी बात कर रहा है? जॉइंट, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझो, दो जिस्म एक जान, वो वाला जॉइंट। अच्छा वो वाला जॉइंट नहीं है, वो वाला नहीं है, बेशर्मो। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर और अडल्ट, समझ हो गया? अरे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है और उसमें भैया माइनर है और एक अडल्ट, अडल्ट मतलब मेजर है। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, एक हूं मैं और एक है छोटा चेतन। नाम से देखो छोटा चेतन, यहां पे मैं हूं, यहां पे छोटा चेतन है। मैं एक मेजर पर्सन हूं एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, भाई 18 साल से बड़ा हूं, मेजर की कैटेगरी में आया। छोटा चेतन नाम से छोटा है बेटा, और एज में भी छोटा है, अभी 16 साल का है, और छोटा चेतन एक माइनर है।
अब हमने आज डिसाइड करा हम दोनों ने मिलके कि यार अपन ना मिलके एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मिस्टर एक्स के साथ। मतलब अपन लोग जो है वो प्रोमिसर हो जाएंगे, मिस्टर एक्स को प्रॉमिस करेंगे, राइट। हम जॉइंट प्रोमिसर होंगे और वो एक प्रॉमिस ही होगा, बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। अब आज एज जॉइंट प्रोमिसर अपन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं मिस्टर एक्स के साथ। कल के दिन हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दोनों ने आपस में बांट लिया। नेक्स्ट मंथ हमें फिर से प्रॉफिट हुआ, दोनों आपस में बांट लिया, मैंने और छोटा चेतन ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कोई पंगा नहीं आया जब तक प्रॉफिट चल रहा था। अरे सर जैसे ही लाइबिलिटी अराइज हुई अगले महीने बहुत मोटा लॉस हो गया। और भाई जब प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है तो लॉस शेयरिंग भी हुआ। और जब लॉस शेयरिंग के लिए मैंने छोटा चेतन को बोला कि भाई जिस रेशो में 1:1 में प्रॉफिट जा रहा था तो लॉस भी जाएगा। 10 लाख का लॉस हुआ है, 5 लाख मैं दे दूंगा, 5 लाख आप दे दो, मिस्टर एक्स का 10 लाख का क्लेम हो जाएगा। उस टाइम पे भैया जो माइनर है ना वो सट लिया भाई साइड में, बिना पीछे मुड़े भैया सीधा निकल गया, देखा ही नहीं मेरी तरफ, धोखा देके चला गया, धोखा देके। कह रहा है अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो जॉइंटली, एक माइनर है और एक मेजर है, या 10 लोग हैं उनमें से कुछ माइनर है कुछ मेजर है, लॉस के केस में माइनर निकल लेगा और सारी लाइबिलिटी का बर्डन किस पे आ जाएगा, मेजर पर्सन पे। तो अगर छोटा चेतन कल को लॉस सफर नहीं करता और वो निकल लेता है तो मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपए देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लाइबिलिटी है वो किसके ऊपर आएगी, मेजर के ऊपर। किसके ऊपर आएगी बेटा, मेजर के ऊपर। और यही प्रोविजन है, कह रहा है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। कह रहा है कभी भी माइनर और मेजर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे थर्ड पार्टी के साथ, और उस केस में किसी को भी लॉस अराइज हुआ तो मेजर पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होगा उस लॉस को सफर करने के लिए। देखो अगर छोटा चेतन अच्छा आदमी है और वो अपनी मर्जी से कह रहा है नहीं सर 5 लाख मैं दूंगा, 5 लाख आप दोगे, 10 लाख करेंगे, तो बेटा वो तो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर वो जा रहा है कह रहा भैया मैं तो प्रॉफिट तक के लिए था, लॉस नहीं दूंगा मैं, उस केस में मैं कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि भैया माइनर है ना, माइनर को तो हर जगह प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सेप्ट टॉट के अलावा हर जगह प्रोटेक्ट हो रहा है, राइट। तो वो निकल लेगा और पूरा जो लाइबिलिटी का बर्डन है वो मेजर के ऊपर आ जाएगा। ये कहता है बेटा आपका लॉ का प्रोविजन नंबर 11। यहां पे आप एक बार रीड करेंगे इसे, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट। कह रहा है एन एग्रीमेंट जॉइंटली मेड, मिलके जॉइंटली मेड बाय द माइनर एंड द अडल्ट। दो लोग बना रहे, एक है माइनर एक है अडल्ट, और एग्रीमेंट कैसे बना रहे, जॉइंटली बना रहे विद द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन था वहां पे, मिस्टर एक्स के साथ, मैं छोटा चेतन, मेजर माइनर, एग्रीमेंट बना रहे जॉइंटली, हम जॉइंट प्रोमिसर हो गए, और थर्ड पार्टी कौन हो गया, मिस्टर एक्स, वो थर्ड पार्टी। एन एग्रीमेंट जॉइंटली मेड बाय द माइनर एंड द अडल्ट विद द थर्ड पार्टी, इन दैट केस ओनली, बेटा वर्ड पकड़ लेना, बोला ओनली द मेजर पर्सन विल बी हेल्ड लायबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी इन केस ऑफ एनी लॉस। अगर कोई भी लॉस अराइज होता है तो माइनर लायबल नहीं होगा उस केस में। जितना भी जॉइंट प्रोमिसर होंगे उनमें से माइनर हट जाएंगे। मान लो 10 लोग हैं, उसमें से 4 माइनर है, 6 मेजर है। अगर चारों माइनर हट गए लॉस के लिए तो भैया सिर्फ 6 मेजर पर्सन में लॉस डिवाइड होगा थर्ड पार्टी का। ये बात समझ आती है क्या? अरे ये बात समझ आती है क्या? तो टोटल पॉइंट कितने हो गए, 11। 9 पॉइंट लास्ट क्लास में थे, 2 पॉइंट आज की क्लास में। पॉइंट नंबर 10 क्या था, सर क्या माइनर टॉट के केस में लायबल होता है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। टॉट क्या होता है सर? टॉट जो है वो सर सिविल रॉन्ग है। यहाँ पे जो टॉट है वो हार्मफुल एक्शन है जिससे थर्ड पार्टी या उसकी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी या किसी तरह का डैमेज हो रहा है, और उसके बदले वो जो है मतलब बेसिकली पनिशेबल अंडर द लॉ है, ठीक है। तो ये टॉट हो गया। और माइनर जो है वो वैसे तो लायबल नहीं होता, बट टॉट के केस में वो हमेशा लायबल होगा। फिर पॉइंट नंबर 11 पे गए बेटा। पॉइंट नंबर 11 ने बोला कि अगर किसी एग्रीमेंट में जॉइंटली माइनर और मेजर दोनों है थर्ड पार्टी के साथ, तो कोई भी लॉस अराइज होगा तो भैया थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेजर पर्सन। माइनर की लायबिलिटी नहीं आएगी, ये तो अपने को सबको पता है, माइनर तो प्रोटेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है पॉइंट नंबर 12, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये जो है ना बेटा ये आप पढ़ेंगे सीए इंटर में। सीए इंटर में इसमें एक्सक्लूसिवली एक बहुत ही मेजर डेडिकेटेड चैप्टर ही आपका पूरा सिलेबस में है, ठीक है। अभी तो बस इसकी छोटी सी एक झलक है, ठीक है। कह रहा है श्योरिटी फॉर अ माइनर, श्योरिटी फॉर अ माइनर। सर ये श्योरिटी क्या है, श्योरिटी बताओ सर, श्योरिटी क्या होता है?
बेटा यहाँ पे मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए एग्जाम्पल बनाने के लिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आई होप आपने लिख लिया हो। अगर आपने नहीं लिखा तो आप तो बेटा पता ही आपको रिकॉर्डिंग चल रही है, आपकी उंगलियों पे अपन नाचेंगे, पीछे कर लेना, पॉज कर लेना और नोट्स बना लेना पूरे। नोट्स आप जितने बढ़िया तरीके से बनाओगे उतना काम आपका बढ़िया चलेगा। लैंग्वेज आपको खुद ही यही रखनी है, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है लैंग्वेज का। समझते बेटा? श्योरिटी फॉर अ माइनर। बेटा ये समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से समझना। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल बना रहा हूं, आप ये नोट करोगे ना, इस नोट के बाद ही आप यहाँ पे एग्जाम्पल बना लेना और फिर ये नोट करना। ठीक है, ये एग्जाम्पल मेरे पास वहां पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। आपको इसको समझने के बाद एक चीज पकड़नी है, और इस टॉपिक के ऊपर जो मैं समझाऊंगा, सीए इंटर में पूरा चैप्टर है, तो टेंशन मत लेना। आपको सीए इंटर का पूरा एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी क्लियर कर लो कि वहां पे इजी हो जाएगा। बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, समझ रहे? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट। सर मैं चाहूं तो मैं आपको अभी बता दूं सर ऐसे ऐसे होता है, ये पॉइंट है, इतना इतना रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आपको जब तक कॉन्सेप्ट ब्लड में नहीं जाएगा ना, आप छोटी बातें समझोगे नहीं, आप एक एक वर्ड को समझोगे नहीं, लॉ पढ़ने का मजा नहीं आएगा भाई। आपको एक एक एग्जाम्पल, भले इंटर में वो छोड़ो, आपकी बुक में इंटर का वो अभी दे रखा है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने को अभी ही समझना पड़ेगा इसे। आपकी बुक में इतना डेप्थ में होगा नहीं है, बट स्टिल आपको समझना है, तभी आप इसको याद, क्या आपको ब्लड में उतर जाएगा एक बार आप इसे समझ गए तो। बट जब आप इंटर में जाओगे ना, इंटर में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको दोबारा दिखेगा अदर लॉ में। अदर लॉ में जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो वहां पे ना आपको कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, अभी तो आप बेसिक पढ़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट की क्या होता है, कैसे होता है, 70-75 सेक्शन आपको पढ़ा देंगे। जब आप इंटर में जाओगे तो वहां पे आपको पढ़ाएंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। 5 तरह के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इंटर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं 5, उनमें से एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इस वर्ड को तो मेरे हिसाब से आप 100% जानते होंगे। अब होता क्या है इसमें मैं आपको बताता हूं। बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ना 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। सर कैसे? सर यहां पे एक पर्सन है, इसका नाम है हिमांशु भाई, ठीक है, ये हमारे हिमांशु भाई। अब ये जो हिमांशु भाई है बेटा, आज हिमांशु भाई को 10 लाख रुपीस की लोन रिक्वायरमेंट है। मतलब हिमांशु भाई को किसी पर्पस के लिए 10 लाख रुपए चाहिए अभी के अभी, तुरंत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और होता क्या है कि हिमांशु भाई बैंक में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, भाई साहब कि मुझे लोन दे दो, लोन दे दो, लोन दे दो। और भाई कोई जो है उन्हें लोन नहीं देता। बड़ी मुश्किल से, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से, यहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम है आकाश भाई। आकाश भाई जो है वो कहता है भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 लाख का लोन चाहिए। ये कहता है हाँ चाहिए ना। ये कहता है मैं आपको जो है लोन दे दूंगा 10 लाख का। आकाश जो है वो 10 लाख का लोन इसको दे देगा, टर्म्स बता देगा। फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के लिए लोन होगा, 5 साल बाद मुझे पैसा चाहिए, प्लस मैं जो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा @10%। बेटा कितना भी बता देगा, 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज होगा, 5 साल बाद मुझे लोन चाहिए, मतलब 10 लाख का हिसाब लगा लेना जितना भी होगा। ये बात बनाते हिमांशु भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, आप बस लोन दे दो, अभी बहुत ही इमरजेंसी है, मुझे बहुत जल्दी में लोन चाहिए, आप बस लोन दे दो, आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर रहा हूं। आकाश ने बोला मैं आपको लोन तो दे दूंगा, लेकिन समझो अगर मैं आज आपको ये लोन दे देता हूं, क्या गारंटी है आप 5 इयर्स बाद इसे रीपे कर दोगे? आप कहोगे सर एक काम करो ना सर, क्या गारंटी क्या चाहिए आप इसमें ना? सर हमने देखा है, हमें पढ़ा भी है कि जब लोन देते ना सर, एक सिक्योरिटी मॉर्गेज में रखवाते हैं। बेटा मान लीजिए सिक्योरिटी भी मॉर्गेज में रखवा दी। बट आकाश कह रहा है सर देखो मैं सिक्योरिटी का क्या करूंगा, मुझे बेचनी पड़ेगी, वो आप मुझे कोई बढ़िया गारंटी दो। तो आकाश ने बोला आप मुझे किसी तरह की गारंटी दे दो कि मेरा लोन जो है 100% रीपे हो जाएगा, 100% रीपे हो जाएगा, मुझे आप अश्योरेंस दे दो एक तरह का। तो हिमांशु ने कहा कोई दिक्कत नहीं है,
हिमांशु ने बोला एक काम करो, हिमांशु ने गया एक काम करो सर एक दिन का टाइम दो। हिमांशु गया फटाफट 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 भाग के, पता किसके पास, यहां पे मुकेश अंबानी जी के पास। तुम्हें पता है अंबानी से भाई के ना डायरेक्ट कांटेक्ट है हिमांशु भाई के। हिमांशु भाई को जो नहीं जानते बेटा, बहुत मोटी बातचीत है इनकी। सर 10 लाख रुपए की शरीफ है, अरे बेटा वो कभी कभार चाय छुट्टे के खर्चे निकल जाते हैं, तो 10 लाख रुपए ने चाहिए, अभी थोड़ा कोई पर्सनल काम हो सकता है, ठीक है। तो अंबानी के पास गया भाई फटाफट, और हिमांशु भाई ने बोला अंबानी सर, मुकेश अंबानी जी कर लो भाई फुल इज्जत, अंबानी सर एक काम करिए ना, मुझे ना अभी तुरंत 10 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है। इतना बोला ही था अंबानी ने भाई 10 लाख का गड्डी मार दी मुंह पे। कह रहा नहीं हिमांशु ने बोला नहीं सर 10 लाख रुपए ऐसे चाहिए नहीं। कह रहा 10 लाख का तो जुगाड़ हो गया, अब बस एक छोटी सी हेल्प कर दो। अंबानी ने कहा क्या? कह रहा यार तू मेरे से ले जा 10 लाख रुपए। कह रहा नहीं आपसे इतनी छोटी छोटी बातों पे आपको परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने 10 लाख का रिक्वायरमेंट तो कर मेरा हो गया, लोन तो हो गया मेरा, बस ये जो लोन मुझे दे रहा है ना, वो कह रहा है कि मुझे श्योरिटी चाहिए कि भाई मेरा जो लोन है वो 100% रिप हो जाएगा। हिमांशु बोल रहा है सरकार आपकी तो इतनी बढ़िया गुडविल है मार्केट में। किसको बोल रहा है? हिमांशु मुकेश अंबानी को बोल रहा है कि आपकी तो मार्केट में इतनी बड़ी गुडविल है, 10 लाख के 10,000 करोड़ का लोन दे दे कोई आपके नाम पे। आप बस एक काम कर दो सर, आप आकाश को मेरे नाम पे क्या दे दो बेटा? गारंटी दे दो। क्या दे दो मेरे नाम पे? गारंटी दे दो। सर किस बात की गारंटी? आप मेरे नाम पे ये गारंटी दे दो कि अगर 5 साल बाद आपका प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट हिमांशु नहीं दे पाया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं कौन? मुकेश अंबानी गारंटी दे रहा हूं कि आपका अमाउंट विद इंटरेस्ट अगर वो नहीं दे पाया तो मैं गारंटी दे रहा हूं मैं दूंगा। कैसा? ये गारंटी किसने दी? मुकेश अंबानी, जो हिमांशु के दोस्त है, जिनकी मार्केट में गुडविल अच्छी है। किसको दी थी? आकाश भाई को। और यहां पे आकाश, मुकेश अंबानी जी और हिमांशु के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ बेटा, इसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये बात समझ आती है सर? क्या ये बात समझ आती है? हाँ जी सर एब्सोल्युटली। बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? सर 3 पार्टी होती है। कौन कौन सी? अरे सर सबसे पहले जिसने पैसे लिए हैं, जो लोन ले रहा है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल डेटर, जो लोन ले रहा है। जिस पार्टी ने लोन दिया है, आपको पता है अकाउंट में ये कौन है बेटा? ये है क्रेडिटर, जिसको पैसा वापस देना है। तो जिसको पैसा मिला दिस इज प्रिंसिपल डेटर हिमांशु, जिसने पैसा दिया दिस इज क्रेडिटर। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल, अरे डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को जिसने गारंटी दी, इस पर्सन को बोलते हैं गारंटर, या फिर बेटर शब्दों में से बोलते हैं श्योरिटी। क्या बोलते हैं बेटा? श्योरिटी। जो ये श्योरिटी है, इस पार्टी का नाम है श्योरिटी। श्योरिटी जो है वो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को क्या देता है? गारंटी। श्योरिटी जो है वो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, कि अगर प्रिंसिपल डेटर कल के दिन पैसा नहीं चुका पाया तो मैं जो है प्रॉमिस कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, श्योरिटी दे रहा हूं कि उसका पैसा विद इंटरेस्ट मैं चुका पाऊंगा। अगर वो नहीं चुकाता तो। अब आकाश कहता भाई बिल्कुल सही है, अंबानी ने भाई श्योरिटी दे दी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पैसा दे देता है। 5 साल बाद बेटा डेटर से पैसा लेने आएगा। अगर हिमांशु ने पैसा दे दिया बहुत अच्छी बात है, तब श्योरिटी की कोई लायबिलिटी राइज नहीं होगी। अगर ये ड्यू डेट पे डेट को डिस्चार्ज करने से मतलब नहीं कर पाता या फेल हो जाता है, उस केस में फिर श्योरिटी जो है वो लायबल होगा क्रेडिटर के लिए। ये बात समझ आती है क्या? ये बात समझ आती है क्या? इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और ये कौन है? श्योरिटी। अब पॉइंट पढ़ो, आप पॉइंट पढ़ो। पॉइंट है श्योरिटी फॉर अ माइनर। नाम से पता लग गया श्योरिटी फॉर अ माइनर। अब रीड करना जरा, इससे रिलेट करवाऊंगा। कह रहा है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? ये सिनेरियो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। व्हेन एन अडल्ट स्टैंड श्योरिटी, जब कोई अडल्ट का मतलब क्या है? अडल्ट का मतलब बात कर रहा है मेजर की। अगर कोई मेजर स्टैंड खड़ा हो रहा है एज श्योरिटी फॉर अ माइनर, अरे समझो ना रे, इसका मतलब श्योरिटी जो है वो है मेजर, और एक मेजर व्यक्ति श्योरिटी ले रहा है किसकी? डेटर की श्योरिटी लेता है ना। और डेटर कौन है यहाँ पे? माइनर। मतलब समझो क्या? एक माइनर को लोन चाहिए लेकिन उसे कोई लोन दे नहीं रहा, तो उसकी श्योरिटी किसने ले ली? एक मेजर ने।
तो इस सिनेरियो में अभी प्रोविजन छोड़ो, आप खुद बताओ। अरे भैया कल को क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर वो पैसा लेने आया माइनर से और माइनर ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो माइनर हूं भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या इस केस में क्रेडिटर श्योरिटी की गुद्दी पकड़ के मारेगा नहीं मारेगा? अरे एब्सोल्युटली मारेगा। सर क्यों मारेगा? अरे ये तो मेजर है और मेजर है और इसने श्योरिटी ले रखी थी कि भैया अगर डेटर जो है, जो माइनर है, वो पैसे नहीं चुका पाया तो मैं चुकाऊंगा। तो कह रहा है अगर किसी मेजर पर्सन ने श्योरिटी दे रखी है माइनर के बिहाफ पे, माइनर के डिफॉल्ट में लायबल कौन होगा? वो श्योरिटी जो मेजर पर्सन है। लेकिन समझना, इसमें ना मजे ले लेता है कई बार। बेटा देखो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहां तो माइनर हो, ये जो डेटर है ये माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनर हो मेजर हो फर्क नहीं पड़ेगा। इसने डिफॉल्ट करा, श्योरिटी पैसे देगा, 100% देगा। लेकिन अगर 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 ये श्योरिटी माइनर है तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। मतलब मान लीजिए आकाश ने पैसा दिया किसको? हिमांशु को, और हिमांशु एक मेजर था। हिमांशु क्या था? एक मेजर। और हिमांशु की जो गारंटी है वो ले रखी थी मुकेश अंबानी जी ने, जो श्योरिटी है, और श्योरिटी लेट्स अज्यूम अभी के लिए वो माइनर है। अगर श्योरिटी ही माइनर निकल गया तो क्या क्रेडिटर श्योरिटी को पकड़ सकता है? आंसर इज नहीं पकड़ सकता। इसका जब आप इंटर में जाओगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, तो वहां क्लियरली लिखा है कि जो प्रिंसिपल डेटर है वो माइनर मेजर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो श्योरिटी है, जो गारंटी देगा, वो मेजर ही होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड बनता है। अगर ये माइनर निकल गया तो भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड नहीं है, श्योरिटी कभी माइनर नहीं हो सकता। और वहां पे क्लियरली लिखा है, कह रहा है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में किसी अडल्ट ने, मेजर ने श्योरिटी ली है माइनर की, मतलब क्लियरली लिखा भाई जो श्योरिटी है वो तो मेजर ही होगा, और जो डेटर है वो कुछ भी हो सकता है, उसके कोई पंगा नहीं है। यहां पे माइनर बोला है, उसमें आगे बोला when the adult is liable, adult कौन है भाई? श्योरिटी is liable to third party, third party का मतलब कौन है? creditor, as there is direct contract between the surety and the third party। बेटा देख लो ना, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बना था। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कह रहा है अगर किसी मेजर ने श्योरिटी ली है किसी माइनर के बिहाफ पे, तो उस केस में श्योरिटी या जो अडल्ट है वो लायबल होगा थर्ड पार्टी के लिए। ये बात समझ आती है? अरे बात समझ आती है क्या? 3 पॉइंट बता दिए। पॉइंट नंबर 9 क्या था? पॉइंट नंबर 10 सॉरी, क्या माइनर टॉर्ट के केस में लायबल होगा? यस सर एब्सोल्युटली। टॉर्ट क्या है सर? हार्मफुल एक्शन जो पनिशेबल है लॉ में, और इससे थर्ड पार्टी या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी या डैमेज होता है। पॉइंट नंबर 10 के बाद आया पॉइंट नंबर 11, जो माइनर था। यहाँ पे पॉइंट लिखा था हमने, एक ये वाला पॉइंट था, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 है श्योरिटी वाला। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट मतलब डिस्कस करे। भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी टेक्निकलिटी इसमें ज्यादा है नहीं, सिंपल सी बातें हैं। जल्दी से 11th पॉइंट को नोट करेंगे, 11th के बाद इस एग्जाम्पल को नोट करेंगे, और अब यहाँ पे हम लास्ट अपने जाएंगे पॉइंट नंबर 12 पे। पॉइंट नंबर 12 पे भाई जल्दी से आ जाओ, आई होप नोट कर लियो। आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 12 पे। सर पॉइंट नंबर 12 एक वैसे लास्ट है, इसके बाद बस एक लास्ट है पॉइंट नंबर 13, और वो सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसी से केस लॉ होता है, मैं बताऊंगा। बट अभी के लिए सबसे वैसे छोटे छोटे पॉइंट्स में तो सीरीज बताऊंगा, इसके बाद 13 ये लास्ट, फिर हम अनसाउंड माइंड और बाकी चीजों में जाएंगे। बट ये छोटा सा हम लोग माइनर एज शेयर होल्डर। अब क्वेश्चन क्या आया, क्या सर माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? अरे बेटा शेयर होल्डर बनना भी ना एक तरह का एग्रीमेंट होता है। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितने शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो या नहीं हो, एक माइनर जो है वो शेयर परचेज ही नहीं कर सकता। पहली बात तो जब आप डीमैट खुलवाओगे उसके लिए आपको पैन चाहिए, पैन 18 साल से पहले बनता नहीं है, ठीक है। तो आप अपने नाम पे डीमैट नहीं बना सकते, आप खुद शेयर होल्डर नहीं बन सकते, राइट। जैसे पार्टनरशिप है, वो भी एक एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप में अगर आपको इनरोल होना है तो आप नहीं हो सकते ना, लेकिन एक्सेप्शनल बेनिफिट के लिए हो सकते हो। ऐसे ही नॉर्मल केस में कोई माइनर जो है वो शेयर होल्डर बन ही नहीं सकता, क्योंकि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए पैन चाहिए। नॉर्मल लाइफ में समझा रहा हूँ, पैन 18 साल से पहले बनेगा नहीं। सर अपन क्या करेंगे ना, अपन मम्मी पापा के पेन पे बना देंगे। तो बेटा फिर तो आपकी आइडेंटिटी थोड़ी है, फिर तो आप मम्मी पापा के ब्याह पे आ रहे हो ना, मतलब टेक्निकली शेयर होल्डर तो मम्मी पापा नहीं ना, समझो ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही बोल रहा है, माइनर जो है वो कभी शेयर होल्डर नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। बस पहले याद रखो, ये जनरल रूल है, माइनर कभी शेयर होल्डर नहीं बन सकता। और बाई चांस बाई मिस्टेक बन गया तो बेटा उस केस में वो ट्रांजेक्शन नल एंड वॉइड हो जाता है,
कंपनी को जैसे ही बाय मिस्टेक पता लगता है हमने माइनर को बना दिया तो उसे कैंसिल करते हैं, ठीक है, उसके पैसा वापस दे देंगे और कंपनी के रजिस्टर से उसका नाम रिमूव कर देंगे। अगर गलती से बन गया, कोई एरर से बन गया, अच्छा एक तरीका, एक एक्सेप्शन है कि वो बन जाए, अगर वो एक्ट कर रहा है अपने पेरेंट्स और गार्जियन के बिहाफ पे एज अ एजेंट। मतलब समझू ना, मैं डायरेक्टली डीमैट खोल के खुद अपने नाम से शेयर होल्डर नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स और गार्जियन के डॉक्यूमेंट यूज करके इनडायरेक्ट वे में शेयर होल्डर बन सकता हूं। ये पॉइंट कहना चाहता है। तो लास्ट पॉइंट है माइनर एज शेयर होल्डर। पहले तो जनरल रूल क्या है, माइनर कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर, माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता, बात खत्म। और अगर बाय मिस्टेक कोई एरर से बन गया, मेंबर या शेयर होल्डर बन गया, कौन माइनर, तो कह रहा है कंपनी कैन रीसाइंड। बेटा रीसाइंड करने का मतलब कुछ और मत समझ लेना, पहली बताया रीसाइंड करने का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। तो अगर बाय मिस्टेक किसी एरर से बन गया तो कंपनी उसे रीसाइंड कर देगी, कैंसिल कर देगी उस ट्रांजैक्शन को, मतलब ट्रांजैक्शन कैंसिल, पैसे वापस, और रिमूव कर देगी उसका नाम। अब मेंबर का रजिस्टर एक सेपरेट बनता है कंपनी की बुक्स में, तो उसमें सारे शेयर होल्डर के नाम होते हैं, तो उसका नाम काट देगी और उस ट्रांजैक्शन को रीसाइन कर देगी, मतलब शेयर्स अपने वापस ले लेगी और पैसे उसके वापस दे देगी, ये करती है। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है, वैसे तो बन नहीं सकता, बट माइनर कैन बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी थ्रू हिज गार्जियन, वेयर द गार्जियन इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द माइनर। मतलब गार्जियन के बेसिस पे, गार्जियन के थ्रू इनडायरेक्टली वो शेयर्स को होल्ड कर सकता है, बट डायरेक्टली माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता। गार्जियन के थ्रू बन सकता है अगर गार्जियन एक्ट कर रहा है एज एन एजेंट टू द माइनर, बट वैसे नहीं बन सकता। तो बेटा यहाँ पे हमने अपने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए, एक पॉइंट बचा है और जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है उसी से केस स्टडी बनती है हमेशा, और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो हमारा एक 13 पॉइंट लास्ट आएगा, बट ये 12 पॉइंट हमने देख लिए हैं। टॉर्ट वाला केस देखा हमने, उसके बाद देखा श्योरिटी देखा और माइनर एज शेयर होल्डर देखा। तो ये चारों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए है बेटा। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया। एक काम करो, इसे जल्दी से पहले नोट करो, 12 के 12 पॉइंट, सॉरी 13 के 13 पॉइंट, 13 पॉइंट हो गए। 14 पॉइंट जो है वो हम भी डिस्कस कर रहे हैं अभी इसी में, और उसको करते ही हमारा माइनर वाला टॉपिक तो खत्म हो जाएगा। फिर हमारी एक और क्लास बचेगी बस कैपेसिटी की, जिसमें हम करेंगे साउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड, जो छोटा छोटा बहुत ज्यादा, माइनर सबसे बड़ा टॉपिक था, टेंशन नहीं लेना। तो 13 पॉइंट तक नोट करो, फिर हम 14 पॉइंट स्टार्ट करें जल्दी से फटाफट। चलिए बेटा, तो हमने जो है 13 पॉइंट देख लिए है, 4 पॉइंट जो आज हमने देखे। सबसे पहले 10, 11, 12, 13 टॉर्ट के केस में माइनर लाइबल होगा। सर अगर माइनर मेजर दोनों जॉइंटली बना रहे तो थर्ड पार्टी के लिए मेजर लाइबल होगा, माइनर लाइबल नहीं होगा। उसके बाद हमने कहा माइनर के लिए श्योरिटी वाला सीन भी होता है कि अगर किसी मेजर पर्सन ने श्योरिटी दी है माइनर के बिहाफ पे तो वो जो है वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होगा। लेकिन याद रखना श्योरिटी माइनर नहीं हो सकता कभी, हमेशा श्योरिटी मेजर पर्सन ही होगा। और अभी लास्ट वाला जो बताया था वो भी कि सर शेयर होल्डर नहीं बन सकता, अगर मिस्टेक से बन गया तो रीसाइन करेंगे उस ट्रांजैक्शन को, मेंबर रजिस्टर से उसका नाम रिमूव करेंगे, और अगर उसे बनना ही है तो वो अपने गार्जियन के बिहाफ पे इनडायरेक्ट फॉर्म में बन सकता है। 13 पॉइंट्स माइनर के साथ हमने देख लिए। अब बेटा माइनर के साथ हमारा लास्ट पॉइंट है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। माइनर से जब भी केस स्टडी आई है 60-70% इसी स्पेसिफिक पॉइंट से आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंटेंट ही इसी में है। और ये पॉइंट है क्या, इसको जरा समझते हैं, सर समझना बेटा। आपने ना बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, मूवीज थोड़ा नॉर्मली मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके देता हूँ। सिचुएशन ये है कि एक माइनर बच्चा है, ठीक, वो जो माइनर है उसके अपने पेरेंट्स है, बहुत बढ़िया पेरेंट्स है, मम्मी पापा दोनों, और बहुत ही सॉर्टेड बढ़िया सी लाइफ चल रही है। बच्चा भी 10 साल का है, बहुत बढ़िया सिचुएशन है, अमीर है, रिच है, सब कुछ एक नॉर्मल मतलब एक लिविंग चल रही है उनकी, एक नॉर्मल लाइफ है, स्टैंडर्ड लाइफ है, सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। और एक इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, और उसमें माइनर के जो मदर है, जो फादर है, या माइनर के जो फादर है मेन, जो अर्न करते थे उनके लिए, माइनर के फादर की डेथ हो जाती है, राइट। सिनेरियो क्रिएट करो, एग्जाम्पल क्रिएट करो। अब फैमिली में बचे एक तो माइनर और माइनर की मदर। अब होता ये है बेटा कि जैसे ही फादर की डेथ हुई, आपको पता है फाइनेंशियली जो पर्सन अर्न कर रहा है वो जो है वो फैमिली का बैकबोन है। अगर जैसे वो पर्सन निकलेगा तो फाइनेंशियली एकदम से क्रैश हो जाएगी फैमिली। और यहाँ पे भी वही हुआ, जो माइनर है उसकी मदर है वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा तरीके से क्रैश हो गए,
ठीक है। ऑल्दो उसके फादर ने बहुत ठीक अमाउंट में एसेट वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह जोड़ी थी, बट पैसा का फ्लो नहीं आता, राइट। उन्हें सेल करना एक करेक्ट ऑप्शन नहीं था, तो मदर ने उन्हें होल्ड करके रखा। एंड मदर जो है वो थोड़ा फाइनेंशियली जो है क्राइसिस में आने लगा कि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए पैसा नहीं था। अब ऐसे में जो पर्सन है, जो फादर है जिनकी डेथ हुई, उनका एक फ्रेंड था बेटा। उनका फ्रेंड जो है वो एक दिन मिलने आया होता है और उनसे मदर ऐसे डिस्कस करी होती है कि अभी हमारे जो बेसिक एक्सपेंसेस है उन्हें मीट करने के पैसे हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, हमारा जो है इसका एजुकेशन का खर्चा है, हेल्थ का खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें इतने एक्सपेंसेस है, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है हम उनको नहीं ले पा रहे, इतना हमारा जो है फाइनेंशियली अभी दिक्कत चल रही है। तो फादर के जो बेस्ट फ्रेंड है उन्होंने बोला, उन्हें लगा यार कि मेरा बेस्ट फ्रेंड की फैमिली है ये और इन्हें मुझे हेल्प तो करना चाहिए। तो बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि काम करते हैं, मैं जो है जब ये जो माइनर उसका पेरेंट या गार्जियन जो मदर है, आपको नेसेसरीज सप्लाई करूंगा। क्या सप्लाई करूंगा? नेसेसरीज सप्लाई करूंगा। वर्ड पकड़ लेना, नेसेसरीज सप्लाई करूंगा। मतलब यहां पे एक थर्ड पर्सन माइनर उसके पेरेंट या उसके गार्जियन को नेसेसरीज सप्लाई कराए। सर नेसेसरी क्या होंगी? बेटा ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, नेसेसरीज हर पर्सन के लिए अलग है, राइट। नेसेसरी का मतलब यहाँ पे अब हमें जो पढ़ना है वो समझो। नेसेसरी मतलब क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब नेसेसरी है। लेकिन यहाँ पे लॉ ने क्या बोला है? नेसेसरी का मतलब ये होता है कि जो लाइफस्टाइल आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल है ना, उसे मेंटेन करने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है वो नेसेसरी है। यहाँ पे फिर से बोल रहा हूं, अब उसका लाइफस्टाइल यहाँ पर है, मान लो नॉर्मल बेसिक लाइफस्टाइल है। अब नेसेसरी मतलब उसे बस 2 टाइम का खाना दे देना, वो नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी का अब यहाँ पर है और आप उसे कोई लग्जरी गाड़ी, एयरप्लेन दे रहे हो और कह रहे हो ये तो नेसेसरी दे रहा हूं मैं जी। नेसेसरी की बात हो रही, कोई फालतू चीज नहीं। नेसेसरी का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव है सर, आप रिजिडिटी से नहीं बता सकते ये नेसेसरी है ये नहीं है। भाई जो माइनर है उसका जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जितनी भी चीज आप दे रहे हो वो नेसेसरी है, बस ये लॉ ने बोला। अब यहाँ पे उसका जो फ्रेंड है, फादर के फ्रेंड है, उन्होंने उन्हें प्रॉमिस करा कि मैं आपको सारी की सारी नेसेसरीज जो है वो सप्लाई करता रहूंगा, आप टेंशन मत लेना, इसकी एजुकेशन, इसकी हेल्थ, आपके खाना, आपका रहना, आपका जो भी है सब मैं आपको नेसेसरीज जितनी भी रिक्वायर्ड है, सिर्फ नेसेसरी वो आपको सप्लाई करता रहूंगा। ऐसा बोला किसने? फादर के बेस्ट फ्रेंड ने। अब भाई वो नेसेसरी सप्लाई कर रहा है। 10 साल का था, होते 18 साल का हो गया, मेजर बन गया, जॉब वॉब लगी, पैसा कमाना चालू करा। अब फादर के जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक दिन घर पर आए और बोल रहे हैं कि भैया आपको नेसेसरी सप्लाई करी थी, उसका आज जो है टोटल मिला के 25 लाख रुपए बनता है, फटाफट दे दो। समझ लो, एक थर्ड पर्सन माइनर उसके पेरेंट, उसके गार्जियन को नेसेसरी सप्लाई करता है। अब वो जो नेसेसरी सप्लाई पहले करी थी पास्ट में जब वो माइनर था, अब आज वो उससे क्लेम मांग रहा है कि इतना अमाउंट दे दो। इस सिनेरियो में लॉ ने स्पेसिफिकली एक प्रोविजन दिया है कि अगर कोई थर्ड पर्सन माइनर या उसके पेरेंट को नेसेसरी सप्लाई कराए, एक्सक्लूसिवली नेसेसरी, और कोई चीज नहीं बोल रहा, ना ही लग्जरी ना ही कुछ, सिर्फ नेसेसरी सप्लाई कर रहा है, उस केस में उस अमाउंट को चुकाने के लिए माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा। ना माइनर, ना उसका पेरेंट, ना गार्जियन लायबल नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता बंदा ने नेसेसिटी अप्लाई कर दी, अब वो आज वो कह रहा भैया तू तो 25 लाख रुपए चुकाएगा, नहीं चुका पा रहा तो भाई मेरे पास आ, मेरे पास खा के काम कर। ऐसे नहीं कर सकते आप। अगर आपने माइनर पेरेंट को, गार्जियन को नेसेसिटी सप्लाई करी है तो उस नेसेसिटी सप्लाई के लिए माइनर या उसका पेरेंट या उसका गार्जियन पर्सनल लेवल पे कभी लायबल नहीं होगा उस अमाउंट को चुकाने के लिए। तो सर वो जो बेस्ट फ्रेंड है उसने उसके पैसे वेस्ट हो गए ना? ना बेटा, एक चीज है, वो कह रहा है कि पर्सनल लेवल पे लायबल नहीं होगा, लेकिन पेरेंट, गार्जियन या जो माइनर है उसका एस्टेट लायबल होगा। एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी। अगर उसके फादर ने मान लो एक लैंड रखा हुआ है उसके नाम पे, लैंड की वैल्यू 15 लाख रुपए, दिमाग लगाना, लैंड की वैल्यू 15 लाख रुपए, वो कह रहा है कि मैंने आपको पूरे साल में, इतने सालों में नेसेसिटी सप्लाई करी 5 लाख रुपए की, तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो। पर्सनली तो वो चुका नहीं सकता, पर्सनली उससे तो मांगेगा नहीं, उसकी वो चेक करेगा उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी? 15 लाख रुपए। तो भाई 15 लाख में से 5 लाख का जो है नेसेसरी की वैल्यू वो दे देगा। ये बात समझ आ गई? प्रॉपर्टी से वसूल सकते हो, प्रॉपर्टी बेच के उससे रिकवरी लेके वसूल सकते हो नेसेसरी का पैसा, लेकिन नेसेसरी के पैसे के लिए माइनर या उसके गार्जियन को पर्सनली नहीं पकड़ सकते। ये लॉ कह रहा है भैया प्रॉपर्टी अगर है, चलो अगर प्रॉपर्टी है ही नहीं तो, अरे अगर प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है तो कोई पैसा रिकवर नहीं होगा, पर्सनल तो लायबल नहीं है ना। अच्छा, एक केस है। दूसरा केस, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 15 लाख
और पहले 5 लाख मांगा था, अब वो मांग रहा है 25 लाख का गेन कि भाई मैंने नेसेसरी 25 लाख की दी है, मेरे को 25 लाख रुपए चाहिए वापस। क्या माइनर पर्सनली लायबल है? अरे सर माइनर तो पर्सनली लायबल है ही नहीं। क्या उसका पेरेंट गार्जियन, अरे वो भी पर्सनली कोई लायबल ही नहीं है। नेसेसरी के केस में पर्सनल लायबिलिटी नहीं आती, तो सर प्रॉपर्टी बिकेगी, 15 लाख रुपए रिकवर होंगे, क्लेम है 25 लाख का, 15 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, बाकी 10 लाख रुपए आप नहीं मांग सकते पर्सनली। ये बात समझ आती है? तो उस केस में थर्ड पार्टी को सिर्फ 15 लाख की रिकवरी होगी। तो मतलब उसे सिर्फ इतना पैसा रिकवर होगा, दो अमाउंट, या तो जितने की प्रॉपर्टी है या फिर जितने का नेसेसरी सप्लाई हुआ है, दोनों में से जो भी कम होगा। अगर नेसेसरी सप्लाई हुई 5 लाख की, प्रॉपर्टी 15 लाख की, तब तो 5 ही मिलेंगे भाई। और अगर नेसेसरी सप्लाई करिए 50 लाख की, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख ही मिलेंगे, बाकी 40 डूब गया, पर्सनल लायबिलिटी नहीं राइज होगी। ये बात समझ आती है क्या? ये बात समझ आती है? सर एक प्रॉब्लम सर केस लॉ में ना कभी मुझे लेता है, क्या होता है, एक माइनर एक मेजर है, वो माइनर को नेसेसिटी सप्लाई कर रहा है उसके पेरेंट को, और माइनर ने पहले ही बोल दिया कि अंकल आज मुझे आप नेसेसरी सप्लाई कर दो, जब मैं इस साल बाद 5 साल बाद आपने जितनी भी नेसेसरी सप्लाई करी होगी उसका 10 टाइम्स आपको रिटर्न दूंगा, या मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको 50 लाख रुपए दूंगा ही दूंगा। माइनर खुद से एक स्पेसिफिक अमाउंट बता रहे, 10 टाइम्स दूंगा, 50 टाइम दूंगा, या आप 10 लाख की जरूरत, मैं आपको 50 लाख तो गारंटी दूंगा। उस केस में 5 साल बाद मेजर आया, कोर्ट में चला गया, कह रहा है इसको नेसेसरी सप्लाई करेगी, इसने बोला था कितना भी अमाउंट हो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, 50 लाख रुपए। कह रहा है सीधी बात, कह रहा है माइनर कुछ भी बोले, हम बोल रहे हैं यार तुम लॉ की बात सुनो, माइनर तो बच्चा है, माइनर ने अगर कोई प्रॉमिस कर भी दिया भूल जाना, नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 चीजें मिलेगी, जितने की नेसेसिटी दी उतना, या प्रॉपर्टी जितनी है माइनर की उतना, दोनों में से जो भी कम है। समझो ना, सिर्फ पर्सनली लायबल नहीं होगा, उसने कोई प्रॉमिस करा है, कितना भी अमाउंट प्रॉमिस करा है, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। और अगर प्रॉपर्टी को बेच के वो अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा तो बस भाई इतना ही रिकवर होगा, बाकी सारा आपका डूब गया, नहीं मिलेगा आपको वापस। ये बात आपको समझ आती है क्लियरली? क्या आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट? सर बिल्कुल। तो बेटा पॉइंट ये नेसेसरी सप्लाई टू माइनर, अभी इस पे नहीं गया, बस मैंने अपने समझाया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना, यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, और गुड भी कौन से, जो नेसेसिटीज है, नेसेसिटीज देनी है। दूसरी चीज नेसेसिटी क्या होती है सर, अपने को नहीं पता, नहीं बता सकते नेसेसिटीज क्या है, बस बेसिक चीज है जो माइनर की जो सोसाइटी में क्लास है ना, उस क्लास को मेंटेन होने के लिए चाहिए। ठीक है, अगर अमीर बच्चा है तो उसके लिए बड़ी चीजें नेसेसिटीज बन जाएंगी, उसके लिए गाड़ी नेसेसिटी हो, अगर कोई गरीब बच्चा है उसके लिए तो खाना नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी क्या है, वो डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। अगर आप कोई नेसेसिटी सप्लाई करो माइनर है उसके पेरेंट को या उसके गार्जियन को, उस केस में माइनर क्या पर्सनली लायबल है? सर पर्सनली लायबल नहीं है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लायबल है। अगर माइनर ने कोई सम प्रॉमिस करा हुआ है उस केस में तब भी वो सम नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ उतना ही अमाउंट मिलेगा जितनी उसकी प्रॉपर्टी रिकवर करवा दे, या फिर जितनी आपने नेसेसिटी सप्लाई करी, विच एवर इज लेस। ये बात समझ आती है? यस सर एब्सोल्युटली। चलिए बेटा जल्दी से एक बार रीड करते हैं, ये एक ही पॉइंट है, नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर। हमने क्या करी है? नेसेसरी सप्लाई करी है, किसको करी है सर? माइनर को करी है। तो पॉइंट नंबर 1 कह रहे नेसेसरी मींस दोस थिंग्स दैट आर एसेंशियल, सॉरी दैट आर एसेंशियली नीडेड बाय द माइनर। एसेंशियली मतलब जरूरत है। दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरीज और कॉस्टली और अननेसेसरी आइटम। मुझे कोई चीज चाहिए नहीं फिर भी आप सप्लाई करो जबरदस्ती, अरे भैया मुझे चाहिए होगी, नेसेसिटी होगी, लग्जरी नहीं चाहिए, कॉस्टली नहीं चाहिए, मेरे बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, एसेंशियल होनी चाहिए, तभी वो नेसेसिटी बनेगा। ठीक है, आगे क्या बोला? नेसेसिटीज आर ऑल सच थिंग्स एज रीजनेबल पर्सन वुड सप्लाई टू एन इन्फेंट। इन्फेंट मतलब होता है बेटा बच्चा। इन दैट क्लास ऑफ सोसाइटी टू विच द इन्फेंट बिलोंग्स। भैया नेसेसिटीज क्या है? वो सारी चीजें जो रीजनेबली किसी भी बच्चे को मिलनी चाहिए जिस क्लास ऑफ सोसाइटी में वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर वो एक मिडिल क्लास में है तो नॉर्मली मिडिल क्लास के बच्चे को जितनी फैसिलिटी मिलती है उतनी फैसिलिटी आप दे रहे हो, वो नेसेसरी है। उससे कम दोगे, उससे ज्यादा दोगे, वो नहीं है। कोई रिच क्लास का बच्चा है, उसकी क्लास ऑफ सोसाइटी यहाँ पे, तो आपको उतनी नेसेसिटी, उसके लिए नेसेसिटी क्या होगी? वो सारी गुड्स जो उसकी लाइफ को यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। अगर कोई बहुत गरीब बच्चा है उसके लिए नेसेसिटी क्या होगी? सिर्फ इतनी लाइन में जो वो क्लास मेंटेन हो जाए। तो नेसेसिटी क्या है हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है कि जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, जो माइनर है, वो किस क्लास ऑफ सोसाइटी का है। उस क्लास को मेंटेन करने के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है वो सब नेसेसिटी है। ये बोला यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ एक्सपेंस, ये जनरल है।
नेसेसिटी जो है वो कह रहे हैं डिसाइडेड बाय द माइनर स्टेटस इन लाइफ। माइनर का स्टेटस कैसा है उसकी लाइफ में, वो नेसेसिटीज है या नहीं है डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा नेसेसरी के बारे में हो गया। अब प्रोविजन ने क्या बोला, ये वो यहाँ पे लिखा है, क्या बोला था, क्या पर्सनली लायबल होगा, नहीं, हमेशा उसकी क्या लायबल होगी, प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी लायबल होगी। माइनर या उसका पेरेंट कभी भी पर्सनल लेवल पे लायबल नहीं हुआ, उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। अगर माइनर ने कोई सम प्रॉमिस कर दिया, अरे सर कुछ भी प्रॉमिस करा, कुछ भी बोला, हमेशा याद रखेंगे सिर्फ प्रॉपर्टी लायबल होगी, या जितना नेसेसरी सप्लाई विच एवर इज लेस। पढ़ लो भाई जल्दी से। एक्सक्यूज मी, कह रहा है a minor or his guardian cannot be held liable personally, cannot be held personally liable for the necessities supplied to the minor। सर माइनर या उसका गार्जियन कभी भी पर्सनल लेवल पे लाइबल नहीं होंगे नेसेसरीज के लिए सप्लाई टू माइनर और एनी अदर पर्सन whom such minor is legally bound to support। पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आएगी। a minor is not liable for any price that he may promise and never for more than the value of necessaries। अगर उसने कोई अमाउंट प्रॉमिस करा हुआ है उसके लिए वो प्रॉमिस भी करते तब भी वो लायबल नहीं होगा, या नेसेसिटी सप्लाई करी 15 लाख की और वो मांग रहा है 20 लाख, ऐसे भी वो लायबल नहीं होगा। भाई सिर्फ और सिर्फ लायबल होगा जितनी नेसेसिटी सप्लाई करी है या फिर जितनी की उसकी प्रॉपर्टी विच एवर इज लेस। उसके अलावा उसने कुछ प्रॉमिस करा है कि मैं तो आपको 50 लाख रुपए दूंगा, 10 टाइम दूंगा, नहीं है। नेसेसिटी से अप्लाई करिए 20 लाख की, आप मांग रहे हो 25 लाख, नहीं है। क्लियर, 20 लाख की नेसेसिटी करिए तो 20 लाख ही मिलेगा। अब उसमें से भी जो प्रॉपर्टी से रिकवर हो जाए वो उतना। क्लियर, तो ये हो गया। इट मींस, अब कंक्लूजन क्या, इट मींस क्या बोल रहा है, देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर। ये तो अपने होता है माइनर की लायबिलिटी है, बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ क्या लायबल है, उसकी प्रॉपर्टी लायबल है। इफ अ माइनर इज हैविंग नो प्रॉपर्टी, सर अगर प्रॉपर्टी ही नहीं है, अरे बेटा प्रॉपर्टी नहीं तो पर्सनली तो आप पकड़ नहीं सकते, प्रॉपर्टी उसके पास है नहीं। इफ अ माइनर इज हैविंग नो प्रॉपर्टी, नो रिकवरी कैन बी मेड, कोई रिकवरी नहीं हो सकती। ये बात आपको समझ आती है क्या? तो बेटा ये पॉइंट था नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर का। आई होप बहुत ही प्रॉपर वे में, बहुत अच्छे तरीके से ये आपको क्लियर हो गया हो। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं, नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर में क्या बोला कि सर कभी भी कोई थर्ड पर्सन माइनर, उसके पेरेंट, उसके गार्जियन को किसी भी तरह की नेसेसरी सप्लाई करेगा तो वहां पे माइनर उस क्लेम के लिए पर्सनल लेवल पे लायबल नहीं होगा, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी उस एक्सटेंट तक। अगर वो कोई अमाउंट प्रॉमिस कर रहा है उसे नहीं पे करना, नेसेसरी की अमाउंट से ज्यादा उसे नहीं पे करना, सिर्फ जितना नेसेसरी सप्लाई करा या जितना प्रॉपर्टी से रिकवर हो रहा है विच एवर इज लेस उतने के लिए लायबल है। दूसरी चीज याद, सिर्फ नेसेसरी के लिए रूल एप्लीकेबल है और कोई गुड्स नहीं होने चाहिए। नेसेसरी क्या होती है ये सब्जेक्टिव मैटर है, ये डिपेंड करता है कि जो इन्फेंट है उसकी क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए क्या गुड्स जरूरी है। ठीक है, जो उसके लाइफ को उतना मेंटेन करेंगे वो नेसेसरी है। लग्जरी, कॉस्टली और अननेसेसरी आइटम को आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना। सर ये बात समझ आती है। अच्छा देखो, इसी पॉइंट में ना एक छोटा सा नोट और बचा, एक और पॉइंट बचा हुआ है, वो कंडीशन और लिखवा दूं। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसी के साथ उनका माइनर भी खत्म हो जाएगा। तो एक काम करो, पहले इतना नोट करो, इसी का बेटा पॉइंट नंबर 14 ही है। पॉइंट नंबर 14 का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और इसी के नीचे सेवेंथ जाना है। स्पेस नहीं था तभी अभी लिखा नहीं है। सेवेंथ करते ही माइनर वाला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हमारी लास्ट क्लास बचेगी कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज में, एक ही क्लास होगी आधे से 1 घंटे के बीच में, जिसमें मैं आपको अनसाउंड माइंड भी करा दूंगा और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ वाले भी करा दूंगा। तो पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगली यूनिट पे जाएंगे, जो अगला यूनिट होगा शायद लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन के नाम से। क्लियर, तो बेटा जल्दी से इसे नोट करो, फिर अपन अगले इसके लास्ट पॉइंट नंबर 7 पे बढ़ रहे हैं, फिर ये टॉपिक खत्म, ये वाला माइनर का सीन ही पूरा खत्म। जल्दी से नोट करिएगा। हाँ जी भाई, चलिए, तो ये बेटा ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, बस एक लास्ट कंडीशंस बची है, प्लीज वो भी देख लीजिए, ऑल्दो वो आपको पता है। ठीक है, तो नेसेसरी सप्लाई टू माइनर में मैंने आपको बता दिया कि कभी भी कोई पर्सन माइनर या उसके गार्जियन या उसके पेरेंट्स को नेसेसरी सप्लाई करेगा तो उस केस में जो माइनर है वो उस नेसेसिटी को वापस देने के लिए पर्सनल लेवल पे लायबल नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। और उस केस में मैंने आपको 2 कंडीशंस बतानी है, प्लीज उनको देख लो। कह रहे हैं लास्ट पॉइंट है इसी का, माइनर्स एस्टेट, एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, क्योंकि वही लायबल है, पर्सनल लायबल है नहीं, एस्टेट लायबल है। माइनर्स एस्टेट लायबल फॉर नेसेसरीज व्हेन द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब
माइनर पर्सनली तो लायबल है ही नहीं, लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है, और वो भी तब लायबल है जब दो कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। सर वो कौन सी दो कंडीशन है? मतलब अगर आप चाहते हो कि माइनर से की प्रॉपर्टी से आप अपनी वो नेसेसिटीज को रिकवर करो, तो दो कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी बेटा। कंडीशन नंबर 1 है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड फॉर द सप्लाई ऑफ रीजनेबल नेसेसिटीज फॉर हिज सपोर्ट इन लाइफ। मतलब जो आप प्रॉपर्टी से रिकवर तभी कर सकते हो जब आपने नेसेसरी सप्लाई करी है। मतलब अगर कोई नेसेसिटी नहीं है, मतलब माइनर को मैं गाड़ी दिला रहा हूं आज, अब माइनर तो बच्चा है भाई, माइनर तो कहेगा हाँ गाड़ी 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 दिला दी मैंने, फिर 5 साल बाद मैं तो अपने दिमाग से चल रहा हूं, मैंने बोला मैंने तुझे 5 साल पहले वो गाड़ी दिलाई थी, आज उसकी वैल्यू इतनी है, तेरी प्रॉपर्टी से रिकवर करूंगा। अब प्रॉपर्टी लायबल नहीं हो सकती। फिर भैया तुझे बोला था नेसेसरी सप्लाई करी हो, तू गाड़ी क्यों दे रहा है? तेरी गलती है। प्रॉपर्टी से भी रिकवरी तभी होगी जब पहली कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ सप्लाई ऑफ रीजनेबल नेसेसरीज का है। अब नेसेसरी क्या है वो मैंने बता दी थी। सर नेसेसरी देखो, अब हो सकता है गाड़ी भी नेसेसरी हो। अगर आप एक रिच क्लास से थे तो आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में गाड़ी आ रही थी ना, बट मैं यहां पे बात करूं कि अगर आपने कोई चीज सप्लाई करी तो नेसेसरी से ऊपर थी, लग्जरी थी, तब प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी। दूसरी चीज, आप माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसरीज। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे राइस सप्लाई कर रहा हूं पूरे साल के 50 किलो। अब देखो ये जो है ये नेसेसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है। इसके बदले मैं प्रॉपर्टी से लायबल, मतलब प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता हूं, एब्सोल्युटली कर सकता हूं। लेकिन वो जब मैं नेसेसरी सप्लाई कर रहा हूं ना, वो कह रहा है भैया मेरे पास राइस अभी ऑलरेडी पड़ा है, मुझे नहीं चाहिए राइस। फिर भी मैं कह रहा हूं ना ना ना, तेरी प्रॉपर्टी से रिकवर करवाना बेटा, एक काम कर, तो ले राइस, दबा के ले। अरे भैया पहली कंडीशन नेसेसरी होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन उस पर्सन के पास यानी माइनर के पास उसकी सफिशिएंट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर सफिशिएंट सप्लाई है तब तो वो नेसेसिटी उसे रिक्वायर्ड ही नहीं है ना, आप तो खाली फोकट दे रहे हो। तो पहली बात नेसेसिटी होनी चाहिए, उसके पास सफिशिएंट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नेसेसिटी सप्लाई करी और उसके पास सफिशिएंट सप्लाई नहीं थी तब आपने करी, अच्छा काम कर रहे हो, तब आप रिकवर कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी से। लेकिन अगर आप नेसेसरी ज्यादा कोई लग्जरी आइटम दे रहे हो या कोई नेसेसरी दे रहे हो जो उसके पास ऑलरेडी है, तब तो आप फालतू बकवास कर रहे हो ना, तो उस केस में आप प्रॉपर्टी से रिकवरी नहीं करवा सकते। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था कि माइनर के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वैसे तो करना मत बट कर लिया, तो क्या सरकमस्टांस होंगे बेटा। 14 पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं। गार्जियन कब लायबल होंगे, माइनर लायबल है, श्योरिटी हो गया, टॉर्च हो गया, रेटिफिकेशन नहीं कर सकता, रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा, अडल्ट और माइनर ने मिक्स करके बनाया तो क्या होगा, राइट, शेयर होल्डर ले सकता है नहीं ले सकता, पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर हो सकता है नहीं हो सकता, फॉर द बेनिफिट्स होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कभी नहीं मांग सकते, माइनर कभी इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता, और लास्ट हमने बताया नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर। 14 पॉइंट टोटल आपको बताया है इस क्लास और लास्ट क्लास में। तो मेरे हिसाब से बेटा क्लियरिटी नेक्स्ट लेवल की आ गई हो। अभी कैपेसिटीज की हमने एक सेशन और बचा है, 3 क्लास हुई, चौथी एक और क्लास बची है जिसमें हम डील करेंगे। हमने देखा था कौन कौन से लोग इनकम्पिटेंट है। पहला, पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन है तभी कॉम्पिटेंट है, माइनर होगा तो क्या होगा देख लिया। सेकंड मतलब पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड तभी केपेबल है। अगर अनसाउंड माइंड का हुआ या उस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है वो हमें देखना है, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को भी स्टडी करना है। तो ये 2 एस्पेक्ट हमें अगली क्लास में हम देखेंगे और उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट के न्यू चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। अभी तक अप्रोक्सीमेटली 30-35 वीडियो बनी होगी बेटा। स्टार्टिंग बीच में तो 8 से 10 वीडियो ऐसी जो 10-15 मिनट की है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा सा एक्ट है, मतलब अगर आप लगाओगे ऑफलाइन में भी मैं जब क्लास लेता हूँ ना 1.5 घंटे कंटिन्यूसली, तो उसको खत्म कराने में मिनिमम 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद का पूरा सिलेबस बहुत छोटा है। हर पूरा जैसे इस उसमें आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपलोडेड है पूरा प्लेलिस्ट में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो है मैक्सिमम 15 क्लास लगी है, 15 क्लास में पूरा एक्ट डन हो गया है। और इसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 30 क्लासेस लगाई है अभी तक, 30-35, और अभी भी चलेगा, ये 50-55 तक जाएगा। बट यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग जो है वो छोटी छोटी है, मतलब कोई भी वीडियो इन एनी केस 40-50 मिनट से ऑन एन एवरेज ऊपर जाती नहीं है। बीच में काफी वीडियो 10-15 मिनट की है, तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है, नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा है, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ट्रस्ट मी, अगर आपने डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से मेहनत और पढ़ाई करी बेटा, आपका ये जो सीए बनने का ड्रीम है ये कोई भी नहीं छीन सकता आपसे। बस आपको अपने पेरेंट्स के जो एफर्ट्स है उनको याद रखना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, किसी भी नेगेटिव वाइब से दूर रहना है। कोई भी कुछ भी बकवास कर रहा है सबसे दूर रहो। आपके पेरेंट्स जो आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं बेटा,
इस चीज को दिमाग में रखो, कभी कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप मानिए मेरी बात, ठीक है। आपके पेरेंट ने कितने सैक्रिफाइस करे, क्या क्या चीजें, क्या लाइफस्टाइल वो जी सकते थे आपके एजुकेशन के लिए। वो दिल्ली आते हैं काफी लोग, और काफी पेरेंट्स जो है वो उनका बस एक ही सपना होता है कि हमारा जो बच्चा है वो एजुकेशन जो है सही से ले पाए और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना बेटर कर पाए। तो आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आपको सिर्फ एक चीज करनी है, दैट इज पढ़ाई। तो मेरे हिसाब से जब गोल ही एक चीज करने का है, इतनी सिंपल सी चीज है, इतनी क्लियर सी चीज है, तो उसमें आपको फोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये करना है अपने को, ठीक है, इन एनी हाउ। और ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।